जी जी मैडम, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग जो है अपना जीएस का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जीएस के पोर्शन में जैसे कि आपको पता है ऐसा ही कि एग्जाम के अंदर जीएस का अपना जो है वो एक तो आता है हिस्ट्री, एक आता है ज्योग्राफी, एक आता है पॉलिटी और एक आता है इकोनॉमिक्स। चार आपके ये पोर्शन आते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं। साथ ही साथ आपका एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक जीएस पोर्शन कंप्राइज करता है। ये सारी चीजें हमें जीएस में पढ़नी होती है। एंड फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग द हिस्ट्री टॉपिक, जो कि आप लोग अब अगर आप में से कोई कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड का है तो वो 9th 10th तक ही पढ़ा है, उसके बाद उसने वो चीजें नहीं पढ़ी है। बट एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से। तो अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करें बिकॉज एसआई के एग्जाम में हिस्ट्री आएगी ही आएगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कवर अप करना है हम लोगों को। सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पे एक समझनी है हिस्ट्री के अंदर, कि अपनी जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर अप करेंगे। जब आप पूरी समझ लोगे, आप पूरा देख लोगे कि देश को आजादी कैसे मिली थी, उस आजादी के बाद हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर जो है वो कैसे कौन कौन से रूलर्स वहां पे रूल करते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं जो है, देन क्या क्या वहां पे होता है, वो हम उसके बाद कवर अप करेंगे। पहले हम पूरा इंडिया की हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर हम जम्मू कश्मीर भी कवर अप करेंगे बिकॉज एग्जाम में जम्मू कश्मीर के स्पेशल रेफरेंस में ही आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से। सो जीएस के अंदर हिस्ट्री सब जो आपका पहला टॉपिक है, आप लोगों को सबको एक चीज समझनी है। हिस्ट्री जो है आपकी वो 3 पार्ट में इंडिया की डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एंशियंट हिस्ट्री, second one is medieval history, and third is the modern history। ये 3 आपके पार्ट है हिस्ट्री के जो डिवाइडेड है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। एंशंट और मेडिवल से क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए जाते, और क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन होगा आगे चल के, मतलब जो पहले का भी सिलेबस था उसमें भी मेंशन था कि हिस्ट्री जो है वो कैसी पूछी जाएगी। हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल क्या थी हमारी, कौन कौन सी मूवमेंट्स हमने चलाई थी, फ्रीडम स्ट्रगल का नाम क्या था, कौन सी मूवमेंट में क्या खास बात हुई थी, वो सब क्वेश्चंस आते हैं। अब हम समझते जाते हैं कि क्या क्या होता गया। आप लोग समझेंगे पहले इसको, फिर नोट भी कर लीजिएगा चाहे साथ साथ। एंशंट हिस्ट्री जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जब मैन जो था, एक आदमी, कैसे इवॉल्व होता गया एंड आफ्टर इवोल्यूशन उसने किस किस चीजों की जानकारी लेनी स्टार्ट की। तो सबसे पहले पर्सन को किस चीज की जानकारी थी, स्टोन की, पत्थरों की। बेड हो गई। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोन एज। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं स्टोन एज, जब एक पर्सन को सिर्फ स्टोन की जानकारी थी, कुछ नहीं पता था, और आयरन क्या होता है, कॉपर क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये पता लगा पत्थर होते हैं, पत्थरों को रगड़ोगे आग निकलेगी, यही चीजें मालूम थी सिर्फ। बट जैसे कि आपको पता है धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती जाती है। सो आफ्टर डेवलपमेंट स्टोन के बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें कॉपर जो है वो मेटल जो हमने देखा, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं चालकोलिथिक एज, जब हमें कॉपर की जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। देन फिर हमने धीरे धीरे जब कॉपर पता लग गया तो हमने और चीजें बनानी स्टार्ट करी, हमने एक सिविलाइजेशन स्टार्ट की। सिविलाइजेशन का मतलब शहर बनाना स्टार्ट किया। और पहली सिविलाइजेशन भारत की कौन सी थी, सबने नाम सुना है, इंदस वैली सिविलाइजेशन। सबने नाम सुना हुआ है मोहनजोदारो, हड़प्पा, सबने ये नाम तो बहुत कॉमनली सुने हुए हैं। ये वही है इंदस वैली सिविलाइजेशन। अभी इंदस वैली क्या है आप लोगों को पता होगा, आप लोग उसी शहर में उसी स्टेट में रहते हैं सब लोग। झेलम नदी के किनारे रहता है कोई, चिनाब नदी के किनारे रहता है आप में सब लोग। तो जम्मू कश्मीर जो कि ब्यूटीफुल प्लेस है, वो रिवर्स बहुत है वहां पर, तो ये पूरा शहर वहीं पर ही बसा हुआ है। सिविलाइजेशन भी वहीं बसी है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है।
फिर इंदस वाले सिविलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ टाइम पीरियड आता है जब हमारे यहाँ वेद लिखे जाते हैं, वैदिक एज, जब वेद जो है वो लिखे जाते हैं, राइट, वेद लिखे गए। आफ्टर दिस वेद लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एम्पायर बनाने स्टार्ट किए, और बनाया हमने बहुत फेमस एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो यहाँ पर आते हैं, उनका एम्पायर बनता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं चीजें। फिर गुप्ता एम्पायर बनता है। तो ये यहाँ पर जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री में हम कवर अप करते हैं, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी बुक्स जो हम पढ़ते हैं, जो पूरी इंडिया में मानी जाती हैं। ये है एंशियंट हिस्ट्री का, ये हमें पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री समझाना है, तो मुझे ये आपको पूरा टाइमलाइन समझाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती कि ब्रिटिशर आए थे और ऐसा होने लग गया था। पूरी टाइमलाइन आपको स्टार्टिंग से क्लियर होनी चाहिए शॉर्ट में। तो ये बने यहाँ पर एम्पायर्स। गुप्ता एम्पायर हिंदू डायनेस्टी थी प्रॉपर, जिसमें चंद्रगुप्त, सिकंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब जो है गुप्ता गुप्ता कास्ट के जो सरनेम के जो लोग हैं वो आने स्टार्ट हुए। देन आफ्टर दैट हुआ क्या, भारत में और जो है डायनेस्टीज का अटैक होने लग गया। और फिर डायनेस्टीज के अटैक के बाद यहाँ पर मेडिवल जो है दो पार्ट में बन गई। फर्स्ट वन वाज दिल्ली सल्तनत एंड सेकेंड वन वाज मुगल एम्पायर। सबने नाम सुने हुए हैं इनके, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, सबने नाम इनके जरूर सुने होंगे। सबने इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, सबने इनके नाम सुने। तो ये वही मेडिवल हिस्ट्री है। ये दो एम्पायर बनते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। इंडिया में नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। मेडिवल बनते हैं यहाँ पर दो एम्पायर्स। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक सल्तनत बनती है, इसमें अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं। और फिर उनको हटा के कौन आते हैं, मुगल्स। मुगल्स के टाइम पीरियड में ही जब मुगल्स थे, सबसे फर्स्ट मुगल एम्परर कौन थे, बाबर। सेकंड कौन थे, हुमायूं। हुमायूं के बाद हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर और सलीम। सो जहांगीर जो थे, इनके समय में यहाँ पर बेसिक्स बात स्टार्ट होती है। जो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और भारत में राज करके गए थे 200-250 साल, वो जहांगीर के समय में आए थे, ठीक है। तो जहांगीर से स्टोरी स्टार्ट होगी, जहांगीर भी है, ठीक है। ब्रिटिशर आ गए, आते ही थोड़ी ना उन्होंने पूरा एम्पायर इंडिया में अपना बसा लिया, टाइम लगता है हर चीज में। तो उन्होंने जहांगीर के समय में आ गए, और जहांगीर के समय में उन्होंने अपने आप को बसाने की शुरुआत की। लेकिन जहांगीर थोड़ा पावरफुल था, और लोग आए वो और ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो तब तक वे ब्रिटिशर शांत थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, ब्रिटिशर ने अपनी पावर बढ़ानी स्टार्ट कर दी। तब उनका जो है ज्यादा इंडिया के अंदर दबदबा बढ़ने लग गया, ठीक है। तो अभी हम वो भी देखेंगे पूरी स्टोरी, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या रीजन था उनके आने का, क्या पूरी सीन था, अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ तक सबको क्लियर है, से यस और नो इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे सब लोग यस और नो। कोई बेवजह अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, आप लोग जो भी चीज है सब टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे यहाँ पर यस और नो की फॉर्म में। जो भी डाउट है कुछ भी आप यहाँ पे यस और नो लिख सकते हैं, और सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, जितने भी, तभी मुझे पता लगेगा ना कि आप लोग क्लास में हैं भी या नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब होने लगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स आने शुरू हुए, ठीक है। ये स्टोरी आपको यहाँ तक क्लियर हुई। अब फटाफट से हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे काम करते हैं। आप लोग मुझे टेक्स्ट में लिख के बताएंगे, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। फास्टली रिप्लाई।
रिपीट मैम। इकबाल, आई एम आस्किंग हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी राज्य हैं, स्टेट्स कितनी हैं? नंबर ऑफ स्टेट्स। somebody is saying 29, Farhat is saying 28. Okay, 28 or 29, fine. 28, 28, okay. So whosoever is having doubt कि 28 है 29 है, देखिए देर आर 28 स्टेट्स, 29 स्टेट्स नहीं है। एट प्रेजेंटली भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मैप दिखा देती हूँ, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कितनी स्टेट्स है क्या है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे, वरना ये चीजें हम लोगों को समझ में आएंगी नहीं। आप लोगों के पास यहाँ देखेंगे सब लोग मैप के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी भी आपको मैं ही कराऊंगी, तो थोड़ा सा आपको मैप का भी बारे में जानकारी होगी, तभी आप आगे चीजें समझ पाओगे। आपकी स्क्रीन पे पूरा मैप नजर में आ रहा है आपको, इंडिया का मैप। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। देखिए लास्ट स्टेट जो फॉर्म हुई है वो कौन सी है? लास्ट स्टेट तेलंगाना फॉर्म हुई है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे तेलंगाना, लास्ट स्टेट ये फॉर्म हुई है। और जो स्टेट स्प्लिट हुई है वो आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी बन गई। ये है पूरे इंडिया का मैप। आपके दिमाग में ये मैप मुझे बिठाना है, इसको हम बार बार समझेंगे, आपको आराम से इसका मैप याद होता जाएगा। टोटल 28 स्टेट्स आर देयर। और टोटल हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 8 यूनियन टेरिटरीज। मैं आपको बता देती हूँ, जिनको नहीं पता, जिनको डाउट है, भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली। कौन कौन सी मैं मार्क कर रही हूँ, सब लोग लोकेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर, जहां पे आप रह रहे हैं। सेकेंड वन इज लद्दाख, आपकी 7 की यूनियन टेरिटरी। थर्ड वन इज चंडीगढ़, here it is. Fourth one is my birthplace, Delhi. You all know about capital of India. Then यहाँ आएंगे नीचे की तरफ, अब पुडुचेरी, यहाँ पे है पुडुचेरी। एक इस तरफ भी वेस्ट की साइड में दमन दीव दादर नागर हवेली, देन लक्षद्वीप, एंड देन अंडमान निकोबार। जो मैंने यहाँ पे सर्कल की है ये सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, राइट। ये आपको क्लियर होनी चाहिए लिस्ट दिमाग में कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है या फिर स्टेट की बात हो रही है। 8 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट्स है। इधर साइड अपना अरेबियन सी है, इस साइड अपना बे ऑफ बंगाल है, नीचे की तरफ अपना इंडियन ओशन है। यहाँ पर इंडियन ओशन है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपना इंडियन ओशन है। तो ये सारी चीजें इंडिया के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने सबसे बड़ा हब जो अपना बनाया था वो बंगाल को बनाया था। ये जो बंगाल देख रहे हो, बंगाल एक्चुअली में ये पूरा एरिया हुआ करता था। ये पूरा जो मैं यहाँ पे अभी मार्क कर रही हूँ ना, ये पूरा एरिया बंगाल था। ये जो मैंने अभी पूरा एक बनाया है, ये एरिया बंगाल हुआ करता था पहले का, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पूरे बंगाल को अपने कब्जे में करने की कोशिशें स्टार्ट की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने किया था, उससे पहले भी और बहुत से लोग थे जो भारत आए थे। नॉट ओनली ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स के अलावा भी लोग थे जो भारत में आते हैं, राइट। तो उस टॉपिक को हम कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के नाम से। यूरोपियंस का मतलब क्या हो गया? यूरोप की पावर, वो पावर जो यूरोप से भारत में आई है। कौन कौन सी पावर्स आई थी? सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि जो यूरोपियंस कौन से सीक्वेंस में भारत आए थे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज, मतलब पुर्तगाल वाले, जो पोर्चुगल्स कंट्री है यूरोप की, वो सबसे पहले भारत आते। दूसरे लोग आते हैं डच, ये सीक्वेंस नोट करेंगे सब लोग। तीसरे आते हैं यही ब्रिटिशर्स जो रह जाते हैं यहाँ पर। देन आते हैं फिर इसके बाद 4th नंबर पे डैनिश,
एंड एट लास्ट आते हैं फ्रेंच वाले, मतलब फ्रांस वाले, राइट। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जो मैंने आपको बताया है वो आते हैं। ये 5 है। अब हमें इन 5 को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, हमें इनको डिटेल के अंदर कवर अप करना है। अभी तक मैं आपको पीछे की स्टोरी बता रही हूँ, राइट। ये आपको याद रखना है कौन से लोग हैं, कहां से, क्यों, कैसे आते हैं, एक एक करके स्टडी कर। सबसे पहले पर्सन आते हैं पोर्चुगीज, राइट। पोर्चुगीज यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्सन रिपीट, ओके। देखिए मिस्टर बट, ये 5 पर्सन्स हैं, ये 5 यूरोपियन पावर्स हैं जो भारत आती है। ये 5 लोग, पोर्चुगीज वाले मतलब पुर्तगाल वाले। डच कौन से लोग हैं, डच है हमारे नीदरलैंड्स के लोग। ब्रिटिशर्स आपको पता है इंग्लैंड के हैं। डैनिश कहाँ के हैं, डेनमार्क। और फ्रेंच कहाँ के हैं, फ्रांस। ये लोग एक एक करके भारत आते हैं। ये मैंने सीक्वेंस लिखवाया, आप कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं ऑफ द अराइवल ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन पावर, तो ये है इनका सीक्वेंस। अब क्यों आते हैं ये लोग भारत, इनको क्या जरूरत पड़ गई भारत आने की, तो समझेंगे इस बात को कि इनको भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत से फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं कई बार कि यूरोपियंस भारत आए क्यों थे, इनको क्या जरूरत पड़ी थी भारत आने की। तो यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड तो करते ही थे, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा क्या मिलता था, स्पाइसेस। इंडिया में बहुत अच्छे अमाउंट में स्पाइसेस मिलते थे। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको इसके लिए भी एक मैप दिखाती हूँ, आपको मैप से क्लियर हो जाएगा पूरा। एक वर्ल्ड का मैप मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे भारत आना चाह रहे थे। अब ये वाला खाली मैप देखेंगे, मैं आपको फुल मैप भी दिखाऊंगी अभी। खाली मैप देखेंगे भाई, यहाँ पर है ये एरिया जो है, ये है पोर्चुगल। ये पोर्चुगल वालों को आना है भारत, मतलब ये यहां से इनको आना है ऐसे। तो ये सीधा सी के रास्ते आ जाएंगे, यहां से सी किया, यहां से गए, यहां से आ गए भारत, सीधा सीधा हो गया रास्ता, ठीक है। इनको भारत आना, ये इंडिया है, तो ये सबसे सिंपल रूट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे था टर्किश एम्पायर, ये टर्की टर्की आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टर्किश एम्पायर था जिसका नाम था ओटोमन एम्पायर, इस ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, इस ओटोमन एम्पायर ने यहाँ का रास्ता ब्लॉक कर दिया कि भाई यहां से पोर्चुगल अब ट्रेड नहीं कर सकता, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। तो अब पोर्चुगल वालों को जो है रास्ता बंद कर दिया, और रास्ता बंद करने में भी क्या किया, यहाँ पे जो टोल टैक्स होता है या कस्टम ड्यूटी होती है वो बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए इनके, ठीक है। टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए इन्होंने। और क्या किया कि इन्होंने जो है ये सोचा कि भाई पुर्तगाल वाले क्यों, हम ही लोग करते हैं इंडिया के साथ ट्रेड, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज करने की कोशिश की। अब पोर्चुगल वालों को कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ा, उनको लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये रास्ता तो मुझे बड़ा महंगा पड़ रहा है, कोई और रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। तब ये देखा गया रास्ता ढूंढने के चक्कर में कि भाई जो पूरी अर्थ है ये तो स्फेयर है, गोल है। तो क्या करते हैं, एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता होगा, क्योंकि स्फेयर है ना, तो गोल है तो फिर दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तब इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, इन्होंने ये रास्ते से यहां पहुंचे, साउथ अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पे, और इसका नाम रखा उन्होंने केप ऑफ गुड होप। गुड होप मतलब इनको आशा दिखी ना एक, यस समथिंग कैन हैपन गुड, तो इनको आशा दिखी ना वो वाली, इसमें इन्होंने नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। और फिर उसके बाद
ये रास्ता यहाँ से होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया की तरफ आ जाएंगे। तो ये ब्लैक वाला जो रास्ता मैंने निकाला है, ये रास्ता पोर्चुगल ने अपनाया। और पहले ऐसे पर्सन जो पूरा रास्ता ऐसा करके गए थे, वो कौन थे? वास्को डी गामा। सबने इनका नाम सुना हुआ है। वास्को डी गामा ने ये काम कर दिया, अपनी शिप लेकर के इंडिया तक पहुंच गए। कैलिकट जो इंडिया का एरिया है, वहां पर ये पहुंच जाते, राइट। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। अब क्या होता है, अब हम देख लेते हैं इसको। यहाँ हमने देख लिया, ये आप इसको फुल मैप में भी देख सकते हो भाई। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आपको अगर स्क्रीन पे उतना विजिबल नहीं है तो मैं आपको सारा जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखोगे भाई, एक ही स्क्रीन में आपको नजर आएगा। ये रहा पोर्चुगल, ठीक है, ये रहा इंडिया। इंडिया आना है तो क्या करूं? इस रास्ते से अपनाओ, ऐसे हो जाओ इस रास्ते, मतलब मेडिटेरेनियन सी से जाओ पहले, फिर रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन करते करते इंडिया आ जाओ, सीधा रास्ता। लेकिन आपको पता है यहाँ के एरिया को तो ऑक्यूपाई कर लिया गया मिडिल ईस्ट की कंट्रीज द्वारा। तो क्या हुआ, इन्होंने ये रास्ता अपनाया, यहाँ पे आए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से ये इंडिया, कैलिकट, कैलिकट कहाँ पे है? केरला के अंदर, केरला में एक जगह है कैलिकट, वहां पर इस तरीके से इन्होंने रास्ता अपना लिया और पोर्चुगल वाले भारत आ गए। पहले पर्सन जो है वो पोर्चुगल था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी पे आएंगे वापस। ये वाली मैंने पूरी जो समझाई है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरी पूरी आपको चीजें यहाँ लिखेंगी। व्हेन ओटोमन एम्पायर ऑक्यूपाइड द वेस्ट एशिया, तो जो रूट था वो ब्लॉक हो गया, हैवी टोल टैक्सेस डिमांड किए जाने लगे, राइट। तो उसके बाद जो है फिर ओटोमन एम्पायर से जो है पूरा कैप्चर करने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आना यूरोपियंस ने शुरू किया। इनका मेन काम क्या था, क्यों आए पोर्चुगीज भारत में? पहला काम तो इनका ये था कि भाई अरब्स को हटा के हमें आना है वहां पर। दूसरा, हमें इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना है, ठीक है, इनका ये भी था। और यूरोप में प्राइसेस जो थे स्पाइसेस के बड़े महंगे थे, तो ये तो था कि भाई हमें इंडिया से ही लाने पड़ेंगे और सस्ते में जाके बेचना पड़ेगा। होता है ना कि जो नेसेसिटी है उसी से कुछ ना कुछ हल निकलता है, नेसेसिटी बन गई थी इनकी, तो नेसेसिटी के चलते इनको ये काम करना पड़ गया। तो ये एक इनकी एक स्टोरी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये ऐसे हुआ। फिर आ गए पोर्चुगीज भारत। पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट पोर्चुगीज हु केम इन इंडिया, फर्स्ट पोर्चुगीज हु केम इन इंडिया, मतलब आया नहीं था पूरा, रास्ता खोजा था उसने सिर्फ, वो था बार्थालोमू डियाज। ये आया था, इसने सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक गया था। इसने रास्ता निकाल लिया था कि भाई केप ऑफ गुड होप तक एक रास्ता है, तो खुशी में ये इसने निकाल लिया रास्ता और फिर वापस चला गया किंग के पास, पोर्चुगल के पास, कि ऐसा ऐसा एक रास्ता है। फिर इसको रास्ते को कवर करके पहुंचा इंडिया वास्को डिगामा, ये जो पर्सन का नाम आपने सुना हुआ है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि पहला सेलर कौन था? बार्थोलोमो डियाज। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जो इंडिया रीच किया था? वास्को डिगामा। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? वास्को डिगामा, ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। वास्को डिगामा कौन सी शिप में भारत आया था? शिप का नेम भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं, मतलब ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं जो हमें नहीं सोची होती, बट स्टिल ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वास्को डिगामा की शिप का नाम भी है। शिप बेसिकली एक नहीं थी इसकी, तीन शिप थी, बट जो मेन शिप थी जिसमें ये बैठ के आए थे वो थी गैब्रियल। क्या था शिप का नाम, लिखेंगे सब लोग, गैब्रियल। द नेम ऑफ द शिप वाज गैब्रियल। हेक्टर मुनरो नहीं है। हेक्टर मुनरो जो है, हेक्टर तो आपकी, मैं बता दूं, ये विलियम हॉकिंस की शिप का नाम है, और मुनरो जो है वो यहाँ पे पर्सन नहीं है। ये हेक्टर मुनरो एक अलग कैप्टन है, वो इसमें नहीं आएंगे। गैब्रियल था शिप का नाम जो यहाँ पे आती है, वास्को डिगामा की शिप।
याद रखिएगा, गैबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आते हैं वास्को डिगामा भारत में, जो डियास का रूल था, ये रूट था, उसको फॉलो करते हुए आगे पहुंचते हैं। और एक गुजराती ट्रेडर था अब्दुल नाजिब, उसकी हेल्प से ये इंडिया कैलीकट, कैलीकट कहाँ के है, आज के समय के केरला के अंदर। कैलीकट आज एग्जिस्ट नहीं करता आज के समय में, कैलीकट का नाम चेंज हो गया है। कैलीकट का नाम रख दिया गया है कोजी कोड़े, ये जगह का नाम है। कैलीकट का पुराना नया नाम आज के समय में है कोजी गोड़े ऑफ केरला, राइट। तो ये वहां पर आते हैं। कैलीकट इंग्लिश जो थे वो उसको कैलीकट के नाम से जानते थे, तो हम लोग भी फिर कैलीकट ही बोलने लग गए थे। कैलीकट में उस समय एक पर्सन थे जमुरिन, वो राज किया करते, तो उनके उनसे जाके मिलते हैं। और आपको पता ही है भारत का ऐसा है ना कि अंग्रेज देख के हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हम जो भी उस समय तो और ज्यादा होते थे, आज के समय में भी हो जाते हैं, कोई ब्रिटिशर देखते तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। हमें ब्रिटिशर की बातें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, चाहे वो गलती बोल रहा हो, पर फिर भी हमें सही लगती है। तो ये वही हाल था उस समय भी, जो किंग्स थे उस समय के, हिंदू किंग थे ये वाले, इनको बड़े अच्छे लगे कि वास्को डिगामा ब्रिटिशर आए हैं हमारे यहाँ, तो वो सही कह रहे होंगे, जो कह रहे हैं मान लो, गिफ्ट दे दो इनको। अब इनको फिर फ्री में देना, पोस्ट दे देना अपने यहाँ, ये करते थे हमारे रूलर्स। तो वास्को डिगामा यहाँ पे आए, वो आए किस लिए पर्पस से थे, स्पाइसेस लेने, पेपर लेने, अदर हर्ब्स और श्रब्स लेने। वो ले लेते हैं यहाँ से सारी चीजें, और जब वापस वापस जाते हैं उसको सेल करते हैं, तो 60 टाइम्स उनको प्रॉफिट होता है। तो सोचो बंदा क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, जब इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा, इतना ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो वो आएगा इंडिया, लंबे रास्ते से भी आएगा, क्योंकि आगे का प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है ना उसको। इस चीज के चलते वो जो है यहाँ पर ट्रेड करने के पर्पस से आने वाले पर्सन यहाँ आके बसने की तैयारी में हो जाते। तो फिर यहाँ पे पोर्चुगीज जो है वो क्या कर देते हैं, अपनी एक कंपनी लगा देते हैं। ठीक है, पोर्चुगीज जो है अपनी एक कंपनी लगा देते हैं, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ईस्ट इंडिया समझ गए ना, क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो दूसरी साइड है। हाँ जी बिल्कुल, ओप्पो A5 नोट्स बिल्कुल मिलेंगे आपको आफ्टर दी क्लास। ये सारे नोट्स पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्म में आई विल सेंड ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आपको सबको यहाँ पर मिलेंगे नोट्स सारे। नोट्स की टेंशन मत लेना, जो जो यहाँ दिख रहा है सब कुछ आपको मिलेगा आपके नोट्स में। आप लिख रहे हो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो भी नोट्स मिल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ ना वो जरूर आप लोग लिखिएगा। ओके, फिर क्या हुआ, पोर्चुगीज ने अपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी शुरू कर दी। मौका मिल गया ना उनको यहाँ पर अब रुकने का, क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, और इंडिया की कंपनियां घाटे में जाने शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इधर हमारे यहाँ पर बसनी शुरू हो गई। और जब बाकी पावर्स को ये पता लगता है, वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी यही आएंगे फिर। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये नहीं सिर्फ ब्रिटिशर वाली, पोर्चुगीज ने भी लगाई थी, सबने लगाई है अपनी कंपनी। इनको क्या होता था कि जो वहां का राजा है पोर्चुगल का, वो इनको एक चार्टर दिया करता था। चार्टर का मतलब एक फरमान दे दिया कि चलो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हो, ये काम इनको यहाँ पर करने की अनुमति देता था। तो ये लोग यहाँ पर आके अपनी कंपनी बना लेते थे। और फिर ये यहाँ पर आए, वास्को डिगामा आए, उन्होंने अपनी कंपनी बनानी शुरू कर दी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब कंपनी बनाई है तो उसका हेड भी बनाना पड़ेगा। तो इसका हेड पहला पहला गवर्नर जो कि पोर्चुगीज की चीजों को भारत में संभालता था वो था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, द नेम ऑफ फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर वाज फ्रांसिस्को डा अल्मेडा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, लिख लेना ये। और यही फ्रांसिस्को डा अल्मेडा क्या कहता था कि पूरा इंडियन ओशन अपने पास रख लो, पूरा इंडियन ओशन अपने पास रखना चाहिए आपको। इस तरीके की चीजें होने लग गई थी। फिर क्या हुआ, मैं आपको पूरा यहाँ समझा देती हूँ कि पोर्चुगीज ने बेसिकली भारत में किया क्या है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी
को स्टार्ट किया। हम लोग आज के समय में सुनते हैं बहुत सारे चर्चेस के नाम, है ना, हमें पता है कि बहुत सारे चर्चेस बने हुए हैं। किसने बनवाए हैं? इन्हीं लोगों ने बनवाए हैं, सेंट जेवियर के नाम से, सेंट रुडोल्फ, सेंट पीटर, सेंट हेनरी, इनके नाम से हमने बहुत से चर्च सुने हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग इनके हेड हुआ करते थे, इन्हीं के नाम, वही वही फादर हुआ करते थे उस चर्च के, तो उन्हीं के नाम पे वो चर्चेस बनने लग गई। इवन द स्कूल्स ऑल्सो, इतने सारे स्कूल्स हैं इनके नाम पे, तो ये सारी चीजें होने लग गई थी। ठीक है, पूरा मालाबार एरिया, मालाबार एरिया कौन सा है? केरला का एरिया। ठीक है, मालाबार एरिया को हम केरला एरिया कहते हैं। कोंकण कोस्ट कौन सा है? गोवा का एरिया। जो गोवा का कोस्ट है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। और इन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को पढ़ना स्टार्ट किया। ये जानना चाहते थे इंडिया के कल्चर के बारे में। ये प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में लेकर के आए, यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट कराई और बाइबल को प्रिंट कराया, क्योंकि बाइबल इनकी बुक थी ना, क्रिश्चियंस की। अच्छा, एक चीज और सब लोग सुन लेंगे, ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगी तो जो सेम लिंक आपको भेजा था उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 40 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाती है। सो जो लिंक आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी, जैसे पहले ज्वाइन किया सेम ज्वाइन करना, क्लास वैसे ही प्रोसीड होती जाएगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो जैसे ये मीटिंग ओवर होगी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सो देन बाइबल जो थी वो प्रिंट कराई गई कन्नड़ लैंग्वेज में, मलयालम में। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटका। मलयालम कहाँ की है? केरला। क्योंकि हर पर्सन को तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी उस समय, क्योंकि और बाइबल तो इंग्लिश में लिखी थी, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से